न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल के रिजेक्शन के बाद बहुत से साइंटिस्ट ऐसे आए जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की। इन सभी साइंटिस्ट ने माना कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं वो उनके एटॉमिक मास के कारण होती हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं कि अगर सोडियम है, सोडियम अगर वाटर से रिएक्ट करके एल्कली मीन्स वाटर सोल्यूबल बेस बनाता है तो वो उसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी है, और ये केमिकल प्रॉपर्टी उसके एटॉमिक मास के कारण है, ऐसा साइंटिस्ट का मानना था। तो क्लासिफिकेशन की इस सीरीज़ में जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है न्यूलैंड के बाद वो आता है रशिया के रहने वाले साइंटिस्ट मेंडलीव का। तो मेंडलीव ने जो एलिमेंट्स थे उनको एक टेबल की फॉर्म में एक बेटर एक्सप्लेनेशन के साथ में इसको क्लासिफाई किया। इन्होंने एलिमेंट्स को, भाई इनके टाइम पर जो मेंडलीव हैं इनके टाइम पर जो एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे वो थे 63। तो 63 एलिमेंट्स मेंडलीव के टाइम पर डिस्कवर हो चुके थे। तो मेंडलीव ने इन सभी 63 एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के सीक्वेंस में रखा और एक टेबल का फॉर्मेशन किया, टेबल बनाई इन्होंने। तो टेबल के अंदर आप अगर देखते हैं तो टेबल में क्या होता है, इस तरीके से कुछ वर्टिकल कॉलम होते हैं, जैसे इस तरीके से वर्टिकल कॉलम होते हैं, ठीक है, ऐसे, और हॉरिजॉन्टल इस तरीके से रोज होती, ठीक है, इस तरीके से। तो इन्होंने इस तरह से एक टेबल का फॉर्मेशन किया जिसमें एलिमेंट्स को अलग अलग कॉलम में स्थान दिया गया। इनके द्वारा बनाए गए इस टेबल को ही मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल कहा गया। तो अपनी इस टेबल में इनकी जो प्रॉपर्टी थी, दो मेन प्रॉपर्टी या दो मेन फीचर की बात कर सकते हैं हम कि जिसके ऊपर ये टेबल बनी हुई है। तो इन्होंने एक तो ध्यान दिया कि जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास के बढ़ते हुए सीक्वेंस में इन्होंने रखा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने रखा इसको, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा एलिमेंट को। दूसरी बात क्या ध्यान रखी इन्होंने कि इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को, केमिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखा इन्होंने। इसको केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का सहारा लिया। मीन्स बोल सकते हैं कि इन्होंने जितने भी 63 एलिमेंट्स थे इनको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के, जो भी इनके, देखो हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो हाइड्राइड बनेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड बनेगा। तो 63 एलिमेंट्स थे, इन सभी 63 एलिमेंट्स को एक बार हाइड्रोजन से और एक बार ऑक्सीजन से रिएक्ट किया। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ही रिएक्ट करने के लिए क्यों लिया, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो आराम से वो रिएक्ट कर लेते हैं सभी एलिमेंट के साथ में। तो हाइड्रोजन के साथ में इन 63 एलिमेंट को जब रिएक्ट किया तो हाइड्रोजन से रिएक्ट करने के बाद में क्या बनता है, हाइड्राइड्स बनता है, हाइड्राइड्स बनते हैं। और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं इन 63 एलिमेंट्स को तो क्या बनते हैं, ऑक्साइड्स बनते हैं, ऑक्साइड्स बनते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि बढ़ते हुए एटॉमिक मास, मान लीजिए कि एलिमेंट से, मान लीजिए हम ऐसे लिख देते हैं अभी ए बी, पहले नॉर्मल समझ लेते हैं, उसके बाद एग्जैक्ट जो टेबल थी इनके द्वारा बनाई गई उसको समझेंगे। तो पहले समझ लेते हैं ए बी सी डी ई, इस तरीके से मान लीजिए कुछ एलिमेंट है, ठीक। अब इनको बढ़ते हुए एटॉमिक मास में मान लीजिए इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 6 है, इसका 9 है, इसका 12 है, इस तरीके से जो है बढ़ते हुए एटॉमिक मास में इन्होंने रखा। साथ में क्या देखा, साथ में इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज पे भी ध्यान दिया कि केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए इन्होंने कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी, उनके हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए अगर हम बोलते हैं जैसे सोडियम है, सोडियम है, अगर सोडियम की रिएक्शन भाई हाइड्रोजन के साथ में करते हैं तो क्या भाई सोडियम का हाइड्राइड बनेगा, सोडियम का हाइड्राइड, देखो NaH बना है तो सोडियम हाइड्राइड है, ठीक है। अब अगर सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम का ऑक्साइड बनता है, सोडियम ऑक्साइड बन गया। यानी कि एलिमेंट्स के, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया सोडियम का, ऐसे ही 63 एलिमेंट्स के क्या बनेंगे, हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स बनेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा Na, तो Na जो है यहाँ पे एक जस्ट एक एलिमेंट की बात की, ऐसे ही 63 एलिमेंट्स हैं तो सबके लिए कॉमन क्या वर्ड कर लिया है भाई, एलिमेंट की जगह R, और बाकी अगर हाइड्राइड होगा तो H है। अब जैसे सोडियम की ही बात कर रहे हैं तो यहाँ से R2O इसका ऑक्साइड बन जाएगा, इस तरीके से फॉर्मूला बन सकते हैं। तो R का मतलब क्या होगा, R का मतलब एलिमेंट है
और ऑक्सीजन या हाइड्रोजन उसका हाइड्राइड और ऑक्साइड को शो कर रहे हैं। तो इस तरीके से फॉर्मूला बना। तो इस तरीके से इन्होंने फॉर्मूला बनाया, तो हर एक एलिमेंट के उसका ऑक्साइड का और उसका हाइड्राइड का फॉर्मूला बना। ठीक है, चलिए पहले एक बार यहाँ देखते हैं। तो एलिमेंट को क्लासिफाई जब किया गया ऐसे, तो उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास में इन्होंने क्लासिफाई करते चले गए ऐसे, और इन्होंने ये पाया कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद में एलिमेंट्स अपनी केमिकल प्रॉपर्टी को रिपीट करते हैं। मान लीजिए कि जो ए है, बी सी डी ई यहाँ तक आया, फिर जो एफ आया, एफ की प्रॉपर्टी ए से मैच करती है, तो उस एफ को कहाँ रखा, उस एफ को ए के नीचे रख दिया, सेम कॉलम के अंदर रख दिया। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए आई आ गया यहाँ पे, एक्स आ गया यहाँ पे, वाई आ गया, तो सेम कॉलम में जो एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट क्या होगा, वो एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी रखेगा उसी कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ में। यानी कि अगर मान लीजिए ये फर्स्ट जो कॉलम है, ठीक है, इसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सभी सेम प्रॉपर्टी रखेंगे, और इस तरीके जो वर्टिकल कॉलम बनेगा इस तरीके से ऊपर नीचे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रुप। तो इस तरीके बहुत सारे ग्रुप्स बन जाएंगे ऊपर से नीचे। तो एक ग्रुप की क्या प्रॉपर्टी होगी कि उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी। उसके बाद में हम बोलते हैं कि इधर लेफ्ट से राइट आते हैं, तो ये जो हॉरिजॉन्टल रो बनती है इसको क्या बोलते हैं भाई, एक ये ऐसे बना, एक ये बना, एक ये बना, इनको बोलते हैं पीरियड्स। तो पीरियड्स के अंदर क्या, देखो ग्रुप की प्रॉपर्टी थी कि एक ही ग्रुप के अंदर केमिकल प्रॉपर्टी सभी एलिमेंट की सेम होगी। तो पीरियड की क्या प्रॉपर्टी है कि पीरियड की प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट जब आएंगे ऐसे, तो उनका एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो बढ़ता हुआ मिलेगा। ठीक है, इसीलिए तो केमिकल प्रॉपर्टी दो रखी, एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये कहाँ मिलेगा, ये पीरियड्स के अंदर मिलेगा ऐसे। और जो केमिकल प्रॉपर्टी है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी कहाँ मिलेगी, वो एक ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे आते हुए मिलेगी। तो ये दो प्रॉपर्टी किसकी थी, ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर देखने को मिली। अब यहाँ पे पीरियोडिक का मतलब क्या है, पीरियोडिक का मतलब पहले ही बताया था, अभी बता देता हूँ कि रिपीटिशन ऑफ कैरेक्टर। यानी कि मान लीजिए अगर 63 एलिमेंट्स को ऐसे बिल्कुल एक लाइन में ही लगा दे, तो एक बीच बीच में इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के एक सीक्वेंस में लगा दिया 63 एलिमेंट को सीधी एक लाइन में लगाने के बाद में कुछ रेगुलर इंटरवल, मान लीजिए कि 5 एलिमेंट के बाद में छठा जो एलिमेंट आया वो सेम प्रॉपर्टी रखता है पहले वाले एलिमेंट की, दूसरे वाला रखता है भाई 7 वाले के साथ में, तो उनको क्या किया, एक एक उसमें कॉलम के अंदर रख दिया। तो सेम जो रिपीटिशन जो कैरेक्टर्स का आ रहा है उसी को बोलते हैं पीरियोडिसिटी, और इसी के बेस पे जब टेबल बनाई जाती है तो उसको पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, जिसमें कैरेक्टर्स की रिपीटिशन होता है। हिंदी में बोले तो पुनरावृत्ति होती है कैरेक्टर्स की। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने टेबल बनाई। और जो ये इन्होंने जो ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूला लिखे, ठीक है, ये इन्होंने कहाँ, ये इन्होंने इस कॉलम जो है ग्रुप्स के ऊपर लिख दी। मान लीजिए जैसे फर्स्ट ग्रुप है, तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर हाइड्राइड का फॉर्मूला लिखा, प्लस क्या लिखा, ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखा। इसका मतलब इस सभी ग्रुप के एलिमेंट जितने भी होंगे वो सेम फॉर्मूला को एक तरह से शेयर करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। अब जैसे अगर हम बोलते हैं ए है ये एलिमेंट, तो इसका हाइड्राइड होगा AH और R2O, यानी कि A2O क्या बन जाएगा, इसका ऑक्साइड। अब जैसे अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो भाई इसमें सोडियम आया, तो सोडियम के अकॉर्डिंग ये बन गया भाई। वहीं पर इस फर्स्ट ग्रुप में पोटेशियम भी आता है, तो पोटेशियम का भी सेम बनना चाहिए। पोटेशियम भी क्या बनाएगा, KH बनाएगा हाइड्राइड का, और ऑक्साइड का क्या बनाएगा, K2O बनाएगा। तो सेम बना रहा है, देखो यहाँ पे K2O, यहाँ पे Na2O, तो सेम है, तो सेम फॉर्मूला ये इसका हो जाएगा। सेकंड ग्रुप का जो आएगा वो सेकंड ग्रुप का फॉर्मूला दूसरे होंगे, हाइड्राइड का अलग, ऑक्साइड का अलग। तो इन्होंने यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या कर दिया, ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूला ऊपर की तरफ बना के लिख दिए इन ग्रुप के ऊपर। इस तरीके से इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल को बनाया। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि एक तो एटॉमिक मास के बढ़ते हुए सीक्वेंस में, दूसरा क्या रखा है, केमिकल प्रॉपर्टीज को मतलब बढ़ते केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग बनाया कि सेम कॉलम में सेम केमिकल प्रॉपर्टी आए। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टी के लिए क्या लिया इन्होंने, हाइड्राइड्स और ऑक्साइड के फॉर्मूला का यूज़ किया, जिसको इन्होंने बिल्कुल टेबल के ऊपर की तरफ हर एक ग्रुप के ऊपर लिखा। ठीक है, तो ये थी नॉर्मल पीरियोडिक टेबल। अब इसके बात करते हैं इसके अचीवमेंट और इसके लिमिटेशन की। अब बात करते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की अचीवमेंट की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एम्प्टी स्पेस की।
तो एम्प्टी स्पेस का मतलब क्या है कि जब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मास में और साथ में ये भी कि सेम कॉलम में क्या आए, सेम केमिकल प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट आए। तो मान लीजिए जैसे हम बोलते हैं कि ए के नीचे एफ है तो इनकी प्रॉपर्टी सेम है, बी के नीचे जी है तो इनकी प्रॉपर्टी सेम है। तो बढ़ते हुए एटॉमिक मास है, मान लीजिए इनके एटॉमिक मास इस तरीके से हमने बढ़ते हुए एटॉमिक मास में ऐसे रख दिया, फॉर जस्ट एग्जाम्पल इस तरीके से मान लिया, ठीक है। अब यहाँ से जब इन्होंने देखा बढ़ते हुए एटॉमिक मास में ऐसे रखते हुए, तो देखा कि जैसे H है यहाँ पे मैंने लिखा, ये C लिखा हुआ है, तो इन्होंने देखा कि H की प्रॉपर्टी C से कम लेकिन D से ज़्यादा मिलती है। तो इन्होंने क्या किया, उठा के उस एलिमेंट को, अभी जस्ट हम एक एग्जाम्पल से बात करें, उसके बाद एग्जैक्ट पीरियोडिक टेबल पे लेके जाएंगे आपको फिर। तो यहाँ से उठा के इन्होंने कहाँ रख दिया, इसको यहाँ पर रख दिया, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने रख दिया। अब इसके यहाँ पर उठा के रखने से बीच में क्या हो गए, खाली स्पेस आ गए, एम्प्टी स्पेस आ गई, ठीक है। अब यहाँ के लिए इन्होंने क्या किया, मेंडलीव ने एक प्रेडिक्शन की, एक भविष्यवाणी कर दी कि फ्यूचर में इनके बीच में, इन दो के बीच में, एक 21 और 26 के बीच में एक दूसरा एटॉमिक मास वाला एक एलिमेंट डिस्कवर होगा। उसके लिए एक भविष्यवाणी, प्रेडिक्शन इन्होंने कर दी और उसके साथ में उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी साथ में दे दी उन्होंने। और बाद में ये पाया गया कि जब डिस्कवर हुआ तो उस एलिमेंट का जो एक्चुअल केमिकल प्रॉपर्टी थी और जो मेंडलीव ने इनके बारे में भविष्यवाणी की थी वो ऑलमोस्ट सेम थी। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट इनके पीरियोडिक टेबल का ये था, ठीक है। तो एम्प्टी स्पेस इस तरीके के, हम 3 एम्प्टी स्पेसेस की बात करेंगे यहाँ पे। जैसे अभी जस्ट यहाँ पे बता रहा हूँ, उसके बाद में हम चलेंगे मेन पीरियोडिक टेबल को, एक बार उसको देखेंगे। तो पहले यहाँ बताता हूँ, तो इस तरीके के इन्होंने क्या किया कि जैसे कुछ एलिमेंट जिनके प्रेडिक्शन की, तो उनके नाम के आगे क्या रखा, एका रखा, एका लगाया। एका एक संस्कृत वर्ड है, ठीक है। इनको क्या किया, जैसे एक एलिमेंट, ठीक है, एका बोरोन। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोरोन है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे सेम कॉलम के अंदर क्या है कि सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट होते हैं, तो बोरोन के नीचे क्या आएगा, सेम उसी प्रॉपर्टी का एलिमेंट आएगा। मान लीजिए फ्यूचर में यहाँ पर बीच वाला 23 एटॉमिक मास का आएगा मान लीजिए, तो उसके बारे में इन्होंने क्या किया कि भाई इसका एटॉमिक मास इतना आना चाहिए फ्यूचर में, और इसका नाम अभी तो नहीं पता, लेकिन इसका अभी के लिए नाम क्या रख दिया, इससे प्रीवियस एलिमेंट के नाम के आगे एका लगा के रखा, तो बोरोन। फ्यूचर में जब वो डिस्कवर हुआ तो फ्यूचर में वो स्कैंडियम के नाम से डिस्कवर हुआ। और स्कैंडियम का जो एटॉमिक मास, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी आई, वो लगभग किसके लिए, वो बिल्कुल जो इन्होंने एका बोरोन के बारे में जो भविष्यवाणी की थी, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ बताई थी, वो सेम उसके जैसी पाई गई। ऐसे ही 3 बोले, ऐसे ही एक था एका एल्यूमिनियम, ठीक है। जब फ्यूचर में डिस्कवर हुआ तो ये कौन सा बना, ये बना गैलियम, ठीक है। ऐसे ही, और जब तीसरे की बात करते तो एक तीसरा, एक और ऐसे ही सेम एका सिलिकॉन। बाद में जब डिस्कवर हुआ तो ये बना जर्मेनियम, बाद में बना जर्मेनियम। तो इन्होंने एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन, इनके बारे में इनको भविष्यवाणी दी, एक तरह से प्रेडिक्शन की कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी ये होगी, एटॉमिक मास ये होगा। और फ्यूचर में सेम जब डिस्कवर हुए, खाली स्पेसिस में जहाँ जहाँ पर भी था वहाँ पर सेम प्रॉपर्टी पाई गई, ठीक है। ये एक बार इनको ऐसे देख रहा हूँ, फिर एग्जैक्ट पीरियोडिक टेबल के पास चलते हैं, ठीक है, वहाँ पे बात करेंगे। तो एक तो बात की हमने एम्प्टी स्पेसेस की। नंबर 2 जो अचीवमेंट आया इसका, नंबर 2 अचीवमेंट में आता है कि नोबल गैसेस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। नोबल गैसेस वो गैस होती हैं जो अनरिएक्टिव हैं, यानी कि रिएक्शन नहीं करती दूसरे एलिमेंट्स के साथ में। ये उस टाइम पर डिस्कवर नहीं हुई थी जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जब बना रहे थे, उस टाइम पे ये डिस्कवर नहीं हुई थी, काफ़ी टाइम बाद डिस्कवरी इनकी हुई। क्यों? क्योंकि एक तो इनर्ट होती हैं, नॉन रिएक्टिव हैं, और जो है एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ही कम, एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ही कम अमाउंट में ये प्रेजेंट होती है। तो बाद में जब डिस्कवरी हुई इनकी, तो बाद में मेंडलीव के द्वारा जो बनाई गई टेबल थी उनके बीच में ना रख के इसको जगह मिली साइड में, एक अलग से पूरा ग्रुप एक साइड में अलग से डाला गया और एग्जैक्ट फिट हुई लास्ट वाले ग्रुप में, जिससे बीच में नहीं आई
तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल थी उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ, बिल्कुल फाइनल अलग से एक सेपरेट ग्रुप के तौर पे वो आई। ये भी इनका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तीसरी जो इसकी अचीवमेंट है इस टेबल की, वो है कि जो सीक्वेंस है एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग एलिमेंट का, उनको इन्होंने क्या किया, आगे पीछे कर दिया, क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी को मैच कराना था। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, इन सभी को समझते हैं इस मेंडलीव की जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उससे। तो ये है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एलिमेंट्स हैं उनको उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के सीक्वेंस में रखा गया है। जैसे लिथियम 7, फिर 9.1, 11, 12, 14, 16, इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बढ़ते हुए एटॉमिक मास में रखा गया है, इनको अरेंज किया गया है। यहाँ पर जो वर्टिकल कॉलम आपको दिखाई दे रही है, यानी कि ऊपर से नीचे आप देखते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। तो जैसे ये रहा फर्स्ट ग्रुप, ऐसे ही सेकंड ग्रुप, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके से 8 ग्रुप टोटल दिए गए हैं। तो एक ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक ग्रुप में, यानी कि ऊपर से नीचे तक हम देखते हैं तो सेम जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है सेम होगी। ठीक है, जो एक एलिमेंट की होगी वो लगभग उसी तरह की जो प्रॉपर्टी होगी वो बाकी एलिमेंट्स की भी होगी। और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी हमने बताई थी कि मेंडलीव ने क्या किया था कि उनको जो है उनके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स की फॉर्म में केमिकल प्रॉपर्टी ली थी, और उनके हाइड्राइड्स और ऑक्साइड के फॉर्मूला को कॉलम के बिल्कुल ऊपर रख दिया था। जैसे ये ऑक्साइड्स और हाइड्राइड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हर एक ग्रुप का अपना अलग अलग ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूला होता है। उन्होंने क्या किया, इनके ऊपर ही जस्ट लिख दिया। मीन्स इसका मतलब ये है कि जिस भी ग्रुप का ऑक्साइड या हाइड्राइड का फॉर्मूला होगा वो सेम उसके जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने ही मेंबर होंगे उस ग्रुप के, वो सभी उस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, जैसे R2O है, और अगर N की बात करते हैं तो R की जगह क्या रखेंगे, हम N रखेंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, R2 है तो R की जगह क्या आएगा, Na। तो R कितने हैं, 2, तो Na2O बन जाएगा। जैसे सेम ऐसे ही अगर हम हाइड्राइड का बनाएं इसका, तो R की जगह क्या आएगा, Na, और H तो है ही। तो इस तरीके से इसके फॉर्मूला, इसी तरीके से बाकी सब एलिमेंट के भी निकाल सकते हैं, सेम सेकंड ग्रुप के निकाल सकते हैं, थर्ड के, तो सेम फॉलो करेंगे। तो ये इन्होंने अपने जो पीरियोडिक टेबल थी बिल्कुल ग्रुप के ऊपर की साइड इन्होंने ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूला लिखे थे। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इसके अचीवमेंट्स की। तो बात करते हैं मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसके अचीवमेंट्स क्या क्या है। तो अचीवमेंट में हम पहले बात कर रहे हैं कि जो एम्प्टी स्पेसेस हैं, इन्होंने एम्प्टी स्पेसेस रखे थे। वो क्यों रखे थे हमने बताया अभी। अब ये जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जैसे नंबर 44 पे दिखाई दे रहा है, 68 पे और 72 पर आपको 3 एम्प्टी स्पेस दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इन एम्प्टी स्पेसेस के लिए क्या किया, एक तरह से प्रेडिक्शन की थी मेंडलीव ने, या बोला कि भविष्यवाणी की थी। अब यहाँ पे जैसे 44 है, तो ये जस्ट इन्होंने, जैसे ये बी बोरोन के नीचे आ रहा है, तो इन्होंने क्या किया कि जैसे बोरोन है तो सेम प्रॉपर्टी लगभग बोरोन जैसी होगी। ठीक है, और इसके लिए इन्होंने अलग से इसका एटॉमिक मास को प्रेडिक्ट किया मेंडलीव ने, और साथ में उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी थी वो भी उन्होंने पहले ही दे दी। और बाद में जो एलिमेंट्स यहाँ पर डिस्कवर हुए उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी और एटॉमिक मास थे वो लगभग ऑलमोस्ट वैसे ही थे जो मेंडलीव ने प्रेडिक्ट किए थे। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था इनका। अब जैसे यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट थे, तो हम बात करते हैं, जैसे एक बोरोन के नीचे आ रहा है यहाँ पर, तो नंबर 44 पे, तो इन्होंने क्या किया, जैसे बोरोन है तो इसके नाम के आगे क्या किया, संस्कृत का एक वर्ड होता है एका, तो एका बोरोन, जो बाद में डिस्कवर हुआ तो ये स्कैंडियम के नाम से डिस्कवर हुआ। बाद में पता लगा कि यहाँ पर क्या आना है, स्कैंडियम आना है। तो इन्होंने जो एका बोरोन का जो एटॉमिक मास और जो केमिकल प्रॉपर्टी इन्होंने सजेस्ट की थी या प्रेडिक्ट की थी, वो बाद में जब स्कैंडियम डिस्कवर हुआ नंबर 44 पे, तो उसकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट वही थी। ठीक है, दूसरे हम बात करते हैं, दूसरा हमें दिखाई दे रहा है कि एल्यूमिनियम के नीचे दिखाई दे रहा है 68 पे। तो एल्यूमिनियम जो है, ठीक है, इसके नेम के आगे क्या लगाया, एका लगाया, और बाद में जब ये डिस्कवर हुआ तो ये जो एलिमेंट बना वो था गैलियम। तो बाद में जब प्रॉपर्टी डिस्कवर हुई गैलियम की, तो वो किसके समान आई, सेम जो एका बोरोन की इन्होंने जो प्रॉपर्टी प्रेडिक्ट की थी वो सेम गैलियम की आई, बाद में जो गैलियम डिस्कवर हुआ नंबर 68 पर।
बाद में तीसरा दिखाई दे रहा है आपको सिलिकॉन के नीचे दिखाई दे रहा है नंबर 72 पर, ठीक है, यहाँ पर। तो ये था सिलिकॉन, तो सिलिकॉन के नाम के आगे क्या रखा, एका रखा। और बाद में जब डिस्कवर हुआ तो ये क्या आया, ये जर्मेनियम डिस्कवर हुआ। और जब जर्मेनियम की जो केमिकल प्रॉपर्टी वगैरह निकल के आई तो जो मेंडलीव ने एका सिलिकॉन की दी थी वो सेम केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर निकल के आई, ऑलमोस्ट वही। तो इनका बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट था इनकी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का। नंबर 2 बात करते हैं कि नंबर 2 इनका जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का अचीवमेंट था वो था नोबल गैस के बारे में। तो नोबल गैसेस जो है मेंडलीव के टाइम पर उस टाइम तो डिस्कवर नहीं हो पाई थी, क्योंकि एक तो बहुत ही कम अमाउंट में जो है एटमॉस्फेयर में मिलती हैं और इनर्ट होती हैं। तो काफ़ी टाइम बाद, मेंडलीव के काफ़ी टाइम बाद जो है ये डिस्कवर हुई। और एक फ़ायदा ये रहा कि जब ये डिस्कवर हुई तो पीरियोडिक टेबल के सबसे लास्ट में एक ग्रुप की फॉर्म में इसको अलग से रखा गया। और जब इनको रखा गया टेबल के एक साइड में तो इन्होंने बिना कोई डिस्टरबेंस किए पूरी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को बिना कोई डिस्टरबेंस किए साइड में एक कॉर्नर पे अलग से पूरा ग्रुप इनर्ट गैसेस का आ गया। तो एक ये अचीवमेंट इनका था। तीसरे की बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया कि जो पोजीशन थी एलिमेंट की उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चेंज की थी कुछ, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर आपको आयरन दिखाई दे रहा है, कोबाल्ट और निकिल। तो इन्होंने अपनी जो पीरियोडिक टेबल थी वो इनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास में थी। जैसे यहाँ पर आप 51.4 देख रहे हो, यहाँ पे 52.1 है, फिर 55 है, तो बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 55.8 है, लेकिन आप यहाँ पे देखते हो कोबाल्ट, तो कोबाल्ट में आप देखते हो तो 58.9 है और निकिल में क्या आ रहा है 58.7 आ रहा है। तो एक्चुअली में एटॉमिक मास के बढ़ते हुए सीक्वेंस में तो पहले निकिल आना चाहिए और बाद में कोबाल्ट आना चाहिए, लेकिन इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो फेरस है, आयरन से कोबाल्ट की ज़्यादा मैच करती है, इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ से उठा के कोबाल्ट को फेरस आयरन के साथ में रख दिया, इसके पास में रख दिया कि इसकी प्रॉपर्टी से ज़्यादा मैच करती है, और निकल को बाद में रखा, ठीक है। ये इनका एक तरह से इन्होंने इस तरह रखा। बाद में खैर ये इसका एक ड्रॉबैक या लिमिटेशन के अंदर आ जाता है कि इन्होंने रीज़न नहीं बताया था, ठीक है। तो 3 की बात हमने यहाँ से की। अब हम बात करते हैं इनके ड्रॉबैक्स की या लिमिटेशंस की। अब बात करते हैं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के लिमिटेशंस की या ड्रॉबैक्स की या एनोमलीज की। तो लिमिटेशंस में पहले हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स की जो पोजीशन है वो किस तरीके से। तो पहले बात तो है कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं। भाई आइसोटॉप्स वो हैं कि ऐसे एलिमेंट जिनका जो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग वो एक से ज़्यादा फॉर्म रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन जो है एक 35 और एक जो है 37 की फॉर्म में मिलता है। ऊपर जो लिखा है हमने ये एटॉमिक मास है, ठीक है। ऐसे ही हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 3 होते हैं इसके, जैसे 1 है, फिर 2 आता है और 3। तो एटॉमिक नंबर तो सबका सेम है, वह एटॉमिक नंबर तो 1 ही रहेगा, लेकिन एटॉमिक मास यहाँ पे अलग हो रहे हैं, तो इनको आइसोटॉप्स बोलते हैं, जिनकी एटॉमिक मास की फॉर्म में अलग अलग फॉर्म है इनकी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो अगर एटॉमिक मास के बढ़ते हुए सीक्वेंस में अगर इनको पीरियोडिक टेबल में रखा जाए तो ये आप देखिए कि क्लोरीन वैसे तो एक्चुअल में क्या है, हमें पता है कि एक ही एलिमेंट है, लेकिन अगर आइसोटॉप्स की फॉर्म में देखा जाए तो अलग अलग आपको यहाँ पे 35 और 37 दिखाई दे रहा है। तो इसको अगर यहाँ पे रखें तो इसको 2 बॉक्स या 2 जगह पर इसको प्लेस मिलेगा या स्थान मिलेगा इस पीरियोडिक टेबल में, जो कि एक पॉसिबल नहीं है ये चीज़, क्योंकि भाई क्लोरीन तो एक ही एटम है, लेकिन क्या है कि इसको बढ़ते हुए एटॉमिक मास के सीक्वेंस में रखेंगे तो ये अलग अलग जो है एक बॉक्स में या अलग अलग स्थान इसमें पाएगा। सेम ऐसे ही हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन है तो सिंगल एक ही, जैसे यहाँ पर ये है, लेकिन क्या है कि अगर इसके आइसोटॉप्स की बात करते हैं तो इसको भाई एक ही बार यहाँ रखा जाए, फिर अगला यहाँ रखा जाए, फिर यहाँ रखा जाए, लेकिन एक्चुअल में तो क्या है, एलिमेंट तो एक ही हाइड्रोजन, वो आइसोटॉप्स हैं, लेकिन अगर बढ़ते हुए एटॉमिक मास के सीक्वेंस में जाते हैं तो ये प्रॉब्लम करेगा। खैर ये वाली जो प्रॉब्लम थी बाद में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो जो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे है उसके द्वारा वो दूर हो गई, क्योंकि भाई जो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है वो किसके बेस पे है, ये है उनके
एटॉमिक मास के बेस पे, क्योंकि उनका भी मानना ये था कि जो प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की वो उनकी एटॉमिक मास के कारण होती है। और इसी के बेसिस पे इन्होंने अपना पीरियोडिक लॉ दिया था, जो क्या कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, यानी कि एटॉमिक मास के कारण ही उनका जो केमिकल प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की वो होती है। ठीक है, इस पे जो डेफिनेशन मैंने बोली इसको आप ध्यान रखेंगे, एक नंबर में कभी पूछ लेते हैं कि जो उसका मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ था वो क्या था। ठीक है, तो पहले हम बात ये की पोजीशन ऑफ आइसोटोप की, बाद अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की पोजीशन भी इनका एक ड्रॉबैक बनता है यहाँ पर। भाई हाइड्रोजन जो है, देखो यहाँ पर हमने देखा कि फर्स्ट ग्रुप के साथ में रखा गया है, क्योंकि ये क्या करता है, फर्स्ट ग्रुप की तरह बिहेव करता है। फर्स्ट ग्रुप की तरह कैसे कि ये जो हेलोजन्स होते हैं, हेलोजन जैसे जैसे फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, इनके साथ में क्या करता है, रिएक्ट कर सकता है। जैसे सोडियम है, सोडियम क्या करता है, Na और क्लोरीन के साथ में मिलके क्या NaCl बना सकता है। तो ऐसे ही हाइड्रोजन भी क्या करता है, Cl के साथ मिलके HCl बना सकता है। तो सेम जिस तरीके से ये हेलोजन के साथ में रिएक्ट कर सकते हैं तो हाइड्रोजन भी कर सकता है, तो इनकी प्रॉपर्टी रख रहा है। ठीक है, यहाँ पे रख दिया इसको। लेकिन जो हाइड्रोजन है वो हेलोजन की तरह भी एक्ट करता है और फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट से रिएक्ट कर सकता है। यानी कि जो हाइड्रोजन है अगर उसकी रिएक्शन अगर सोडियम से करते हैं तो भाई दिक्कत, सोडियम हाइड्राइड जैसे बनता है, तो इस तरीके से भी रिएक्ट कर सकता है। यानी कि जो हाइड्रोजन है वो हेलोजन की तरह भी एक्ट करता है और फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनकी तरह भी एक्ट करता है। तो ये प्रॉपर इसकी पोजीशन नहीं बता पाए मेंडलीव कि ये फर्स्ट ग्रुप में ही क्यों रखा है इन्होंने, हेलोजन के साथ में क्यों नहीं रख पाए, तो प्रॉपर इसकी पोजीशन ये नहीं बता पाए। तो ये था नंबर 2 इसका जो लिमिटेशन था। नंबर 3 की बात करते हैं, जो इन्होंने जो रोंग पोजीशन के अकॉर्डिंग जो चेंज किया था प्लेस को वो, तो जैसे इन्होंने क्या किया था, कोबाल्ट को और ये जो निकिल आपको दिखाई दे रहा है, कोबाल्ट और निकिल की जो प्लेस है वो इन्होंने चेंज की थी कि एटॉमिक मास को चेंज किया था, यानी केमिकल प्रॉपर्टी को सही मिलाने के लिए। लेकिन इनकी पीरियोडिक टेबल थी बढ़ते हुए एटॉमिक मास के कारण। लेकिन यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि पहले एटॉमिक मास ज़्यादा आ गया, 58.9 आया, बाद में 58.7 आ रहा है। तो इनका जो प्रॉपर रीज़न था वो प्रॉपर रीज़न ये नहीं बता पाए कि क्यों ये प्रॉपर्टी इस तरीके से हो। और ये जो एटॉमिक मास के बेसिस पे जब पीरियोडिक टेबल है तो ये जो आगे पीछे जो किया है सीक्वेंस, इसका क्या कारण था, प्रॉपर रीज़न इसका नहीं दे पाए। तो ये थे लिमिटेशन इनकी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की। तो यहाँ से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम के अंदर, आपका पहला तो क्वेश्चन बन जाता है कि मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ है, मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ है वो क्या है। एक नंबर का ये बन सकता है। तो क्या है पीरियोडिक लॉ कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो ये इनका पीरियोडिक लॉ है। एक नंबर की डेफिनेशन ये पूछ सकते हैं। बाकी जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनता है वो आता है इसका लिमिटेशंस के बारे में, काफ़ी आता है। तो लिमिटेशंस इसकी बहुत बार पूछी गई है, कभी कभी अचीवमेंट्स भी पूछ लेते हैं। तो का एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है 10th क्लास के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।